जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अपन एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। और आप नाम से समझ गए होंगे टॉपिक किसका है, फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। तो बात करते हैं अपन किसकी, गुरुत्वाकर्षण की। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये भी कोई अपने कोई बहुत बड़ा टॉपिक, कुछ सैद्धांतिक सवाल बनते हैं जिनमें आपको सीधा सीधा थ्योरी याद रखने की होती है, या यूं कहूंगा कि सीधी सीधी बात जो लिखी होती है वो याद रखने की होती है। तो अपना टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का। तो भैया आप सभी को एक बात पता है, अपन बचपन से आ रहे हैं, भले ही अपने को मैं यूं कहूंगा कि एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, मैं यूं कहूंगा जिन्होंने फिजिक्स की शुरुआत करी थी, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। क्या जाता है कि जो न्यूटन थे उनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। तो ये आ गया, दूसरा कैसे तोड़े, अपना दिमाग कैसे ही चलेगा। लेकिन जो न्यूटन साहब थे उनके ऊपर जब सेव गिरी तो उन्होंने हाथों हाथ से नीचे की ओर आई, मेरे ऊपर क्यों नहीं गई। वो ऐसे सोच रहे थे कि इस पेड़ से जो सेव गिरी है वो नीचे ही क्यों आई, मेरे ऊपर ही आके क्यों गिरी, ये ऊपर क्यों नहीं गई, ये इधर क्यों नहीं गई, ये इधर क्यों नहीं गई। ऐसा क्या है भाई जो सीधी नीचे ही आई। मतलब इनके दिमाग में मैं यूं कहूंगा खोज के हिसाब से दिमाग चलने लग गया, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दिमाग चलने लग गया। इन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया, तो एप्पल क्या है, ये ऊपर ही गिरा या नीचे गिरा, ऊपर। इनकी जो भी मैं यूं कहूंगा कि खोज आगे बढ़ी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे, इनको फाइनली पता चला पृथ्वी की सतह में अंदर एक ऐसा पाया जाता है जिसका नेचर होता है आकर्षण, अट्रैक्शन का नेचर होता है, यानी वो खींचने का काम करता है। कौन? वो जो पृथ्वी के अंदर बल है वो। क्या नाम है? गुरुत्वाकर्षण। क्या नाम बताया बल का? गुरुत्वाकर्षण। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा बल होता है, नेचर आकर्षण प्रकृति का होता है, वो हमेशा वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। उसी बल का नाम दिया था इन्होंने गुरुत्वाकर्षण। बोलो बात क्लियर है क्या भैया? आपके बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हुई है सारी के मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ज्यादा टाइम में मैं बोर्ड पे लिख करके ला रहा हूँ, इसलिए सारी चीजें, ताकि आपको सीधा सीधा बताना हो, समझाना हो। तो ये जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने दिमाग लगा करके फाइनली इन्होंने अपनी कि नीचे की दिशा में एक बल लगता है, नीचे लगता है, उस बल फिर एक लाइन लिखी हुई है, गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण प्रकृति बल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड। तो मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं यूं कहूंगा थ्योरेटिकल पोर्शन पे ही ध्यान देना है, यानी कि सैद्धांतिक चीजें जो है वही आपको ध्यान रखनी है। अभी तक आपने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा। मैंने कहा कि अगर आपके दो पिंड होते हैं, दो मास है m1 m2, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के, और जो दोनों के मध्य दूरी होगी, पिंडों के बीच में दूरी, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r² होगा। जी की वैल्यू मैंने बताई आपको 6.67 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये चीजें मैंने आपको बता दी किससे रिलेटेड, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से रिलेटेड। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है पलायन वेग। क्या नाम है भैया? पलायन वेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। पलायन मतलब क्या? भागना। पलायन मतलब क्या? दूर जाना। और वेग आप जानते हो, वेलोसिटी का मतलब आपको पता ही है। तो भैया पलायन वेग का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, सबको पता है कि मैं इस चौक को अगर ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे आएगी, ये संभव है। कोई पेड़ से पत्ता गिरेगा, डैम श्योर है वो नीचे गिरेगा। कोई भी चीज को आप छत से फेंकोगे वो नीचे ही आएगी, आसमान की ओर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण नाम का बल है जो पृथ्वी की सतह में है, वो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उनको आकर्षित करती है, इसलिए वो चीजें आकर के नीचे गिरती है। तो फिर आपको मैं यूं बताऊं कि हर एक चीज की सीमा रेखा होती है, हर एक चीज की लिमिट होती है। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का भी एक सीमित एरिया होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की भी एक लिमिट होती है, ये कोई लिमिटलेस नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी चीज को आप जमीन से फेंकते हो ऊपर,
अगर आप किसी चीज को किसी मशीन की सहायता से, या यूं कहूंगा सब चीजों को छोड़ो, बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको रॉकेट का। अगर आपको सबको पता है, आप बोलोगे सर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही गिरती है, तो जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, जब कोई रॉकेट लॉन्च की जाती है, तो वो रॉकेट सर नीचे आके क्यों नहीं गिरती? एकदम सही एग्जांपल है आपका। तो वो रॉकेट नीचे आकर के इसलिए नहीं गिरती क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है। तो पलायन वेग के लिए बोला जाता है वह न्यूनतम वेग, वह मिनिमम वेलोसिटी, जिससे अगर आप किसी वस्तु को फेंकोगे या भेजोगे तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, यानी उससे आगे चली जाए, उसको क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। तो देखना, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। अरे भैया, जब रॉकेट को छोड़ा जाता है, जब रॉकेट लॉन्च की जाती है, तो कहा जाता है रॉकेट इतनी ज्यादा वेलोसिटी से जाती है, इतनी ज्यादा फास्ट जाती है कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, इसलिए वो वापस लौट के नहीं आती, या यूं कहूंगा नीचे नहीं गिरती है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये पूछा हुआ सवाल है, ये आया हुआ सवाल है भैया, याद रख लेना कि पलायन वेग बराबर होता है, ऑप्शन मिलेंगे √3gr, √gr, √2gr, तो आपका आंसर होगा √2gr। अब ये g क्या है, r क्या है? यहाँ लिखा हुआ g बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अरे g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, r का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। g का मान मैंने अभी बताया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। अरे जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो होती है 6.4 × 10⁶ मीटर। पलायन वेग की मैं बात करूंगा तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे? वैल्यू। और जब अपन वैल्यू रखने जाएंगे तो √2 × 9.8 × 6.4 × 10⁶ और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको मैं यूं कहूंगा कि सोल्व करोगे, तो सोल्व करने से आपका क्या निकल के आएगा? अरे बोलो, सोल्व करने से क्या निकल करके आएगा आपका आंसर? कितना? ये वाला 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं पलायन वेग। तो हो सकता है वो इस रूप में सवाल पूछे, हो सकता है वो ऑप्शन में ऐसे दे दे, या फिर हो सकता है वो ऑप्शन में सीधी वैल्यू दे दे, तो याद रख लेना। फिर आता है ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम। भैया ऐसा बोला जाता है कि सभी ग्रह किसी मैं यूं कहूंगा सूर्य के या बड़े तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उससे रिलेटेड केपलर नाम के वैज्ञानिक ने 3 नियम दिए थे। पहली बात, केपलर के कितने नियम हैं? अरे केपलर के कितने नियम मैंने जिस दिन सिलेबस मेंशन करवाया था उसी दिन बोल दिया था अपन केपलर के नियम पढ़ेंगे। आज वो दिन आया है जब अपन केपलर के नियम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि केपलर के कितने नियम हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है केपलर के 3 नियम है, पहली बात। दूसरी बात क्या? केपलर का प्रथम नियम, पहला नियम क्या है तो अपन देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि पहले नियम का नाम है कक्षा का नियम। कक्षा का नियम, केपलर के प्रथम नियम का नाम है कक्षा का नियम। अब इसकी थ्योरी क्या है तो देखना, ये बोलता है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये आपको शब्द पकड़ना है, कौन सा? दीर्घ वृत्ताकार। ये बोल रहा है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है, और ये सूर्य जो है उन कक्षाओं के एक फोकस पर यानी सेंटर पे होता है। ये क्या है? केपलर का प्रथम नियम है। ये क्या है? कक्षा का नियम है। और केपलर के 2 नियम कौन से हैं? दूसरा नियम, तीसरा नियम। दूसरे नियम को बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम, तीसरे नियम को बोलते हैं परिक्रमण का नियम। तो देखते हैं वो नियम भी। नेक्स्ट केपलर का नियम है द्वितीय नियम, सेकंड नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। यानी कि दूसरा नियम जो है केपलर का उसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। इस नियम के अनुसार होगा क्या? किसी भी ग्रह को, अरे अपन किसी भी ग्रह की बात कर रहे हैं, किसी सर्टेन ग्रह की या किसी निश्चित ग्रह की बात नहीं करके अपन क्या बोल रहे हैं? किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। अरे इस बात से क्या पता चलता है अपने को? मैंने जो लाइन बोली है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो इसका मतलब निकलता है ग्रहों की क्षेत्रीय चाल जो है, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल जो है वो क्या है? नियत है। तो ऐसा कहते हैं कि जो दूसरा नियम है उसका नाम है क्षेत्रफल का नियम। मैंने कहा पहला नियम कक्षा का नियम था, दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम है।
तो दूसरा नियम बोलता है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करेगी, इसलिए इसका अर्थार्थ जो निकलेगा, मतलब जो निकलेगा वो है क्षत्रीय चाल नियत होना। थर्ड जो नियम है उसका नाम है आपके परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण मतलब क्या? चक्कर लगाना। परिक्रमण मतलब क्या? चक्कर लगाना। काल मतलब क्या? समय। तो क्या बोल रहा है? किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के समय का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अरे ये जो आपको थ्योरी बताई है वो टाइम से रिलेटेड है, समय से रिलेटेड है। तो ये आपके केपलर के नियम हुए। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित केपलर के नियम 3 थे, तीनों अपन ने पढ़ लिए। पहला नियम था कक्षा का नियम, दूसरा नियम था क्षेत्रफल का नियम, तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेकर के आएंगे हीट से रिलेटेड, ताप तथा उष्मा से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।